नमस्कार मित्रों। तो ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि है इतिहास से रिलेटेड। और इतिहास में हम आज भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और आधुनिक इतिहास में हम सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो पूरे भारत में, कोई किसी भी एग्ज़ाम से राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसको बहुत तरीके से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में हम सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन को हम कई फेज़ में, यानी 2-3 फेज़ में मिला के पढ़ेंगे ताकि सही से समझ में आए कि कब कौन सी घटना कहाँ और कैसे हुई थी। ठीक है, तो इसका प्रारंभ जो है, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कांग्रेस की स्थापना के समय से ही माना जाता है, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी तभी से। ठीक है, तो इसको हम 3 फेज़ में पढ़ेंगे। पहला तो कांग्रेस की स्थापना के मतलब कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक, यानी 1947 तक में राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण होता है आपका, यानी 1885 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में बांट देंगे ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। तो पहला जो फेज़ होगा हमारा, यानी पहला जो भाग होगा, पहला जो चरण होगा वो होगा हमारा कांग्रेस की स्थापना से आपका 1905 तक। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तब तक का पहला चरण है आपका। ठीक है, और पहले चरण को हम नरमपंथी चरण के रूप में जानते हैं, क्योंकि तब जो कांग्रेस की बागडोर थी वो थी आपकी नरमपंथी नेताओं के हाथ में। तो इनका जो नरमपंथी नेताओं का जो तरीका था स्वराज लेने का, वो था आपका आवेदन प्रतिवेदन की तरीके से। ये अपने भारत में संवैधानिक सुधार चाहते थे और भारत में जो शासन व्यवस्थाएं थीं उनका सुधार आवेदन प्रतिवेदन और निवेदन पर निर्भर था इनका। और जो इनका तरीका था वो ब्रिटिश संसद बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं देती थी। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा भी था जो कि गर्मपंथी विचारधारा वाला था, जैसे आपके लाल बाल है ना, और अरविंद घोष जैसे नेता जो थे ये थोड़े गर्मपंथी विचारधारा के थे। तो इन्होंने 1905 से लेकर 1920 तक का जो आंदोलन है इनका, वो गर्मपंथियों के हाथ में रहा। और यहाँ पर इन्होंने अपने दूसरे तरीके, आंदोलन का तरीका है ना, और सरकार विरोधी नारेबाजी और सरकार विरोधी कार्य आंदोलन, इस टाइप से इन्हें सरकार को जगाने की कोशिश करी थी। उसके बाद 1920 से लगभग गांधी जी का दक्षिण भारत से भारत में आगमन हो जाता है पूरी तरीके से। और ये गांधी जी अपने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, इनकी वजह से इन आंदोलनों को सफल करके ये सक्रिय रूप से राजनीति में आते हैं। और 1920 से
1947 के बीच में एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसे कहते हैं गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, और जो गांधीवादी विचारधारा है इसी के साथ साथ पैरेलल, इसी के साथ साथ एक विचारधारा और चलती है, वो होती है आपकी क्रांतिकारी विचारधारा। ठीक है, और इन्हीं 3 फेसों में हम राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ करेंगे हम 1885 से, और अंत होगा इसका 1947 तक। ठीक है, प्रारंभ होगा 1885 से और अंत होगा 1947 में। ठीक है, तो इसमें हम इसको हम 3 चरणों में विभाजित कर दें। तो पहला चरण जो है नरमपंथी विचारधारा का है। कब से कब तक का है? 1885 से 1905 तक। ये हमारा पहला चरण है नरमपंथी विचारधारा का। ठीक है, दूसरा चरण होगा हमारा 1905 से 1920 तक। ठीक है, और ये जो पहला चरण रहेगा हमारा वो रहेगा कांग्रेस की स्थापना से बंगाल विभाजन तक। ठीक है, पहला चरण हमारा है नरमपंथी विचारधारा का है, 1885 से 1905 तक का है, और जिसमें कांग्रेस की स्थापना से बंगाल विभाजन तक का जो चरण है वो हमारा पहला चरण है। ठीक है, दूसरा चरण है आपका गर्मपंथी विचारधारा का, जो कि 1905 से 1920 तक। ठीक है, और तीसरा जो चरण है वो है आपका गांधीवादी विचारधारा। जिसे गांधीवाद के रूप में भी जाना जाता है, और
ये आपका इसी को ये है आपका गांधीवादी जो विचारधारा है, ये है आपकी 1920 से 1947 तक, ठीक है। और इसी गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ यानी इसी के पैरेलल एक विचारधारा और चलती है, वो होती है क्रांति की विचारधारा, ठीक है। क्रांतिकारी विचारधारा भी इसी के पैरेलल चलती है। तो ये हमारा विभाजन किया हमने राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में, ठीक है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो ये 3 विचारधाराओं पे राष्ट्रीय आंदोलन का हमने विभाजन किया, और इस विभाजन का आधार क्या था, क्यों विभाजन किया गया, तो इसका आधार भी हम नोट करा देते हैं आपको, ठीक है। लिख लो, हेडिंग डाल लो, विभाजन का आधार। और विभाजन का आधार क्या था, विभाजन का जो आधार था वो थी आपकी कांग्रेस की कार्य पद्धति, कि कांग्रेस जो थी वो उसकी कार्य पद्धति कैसी रहेगी, ठीक है। विभाजन का जो आधार था वो था आपका कांग्रेस की कार्य पद्धति। तो पहले चरण में पहला चरण जो था वो था आपका उदारवादी, या नरमपंथी चरण, ठीक है। पहला जो चरण था वो था आपका उदारवादी या नरमपंथी चरण। दूसरा चरण था गर्मपंथी या उग्रवादी। ठीक है। तीसरा जो चरण था वो था आपका सत्याग्रही विचारधारा और गांधीवाद। और इसी के पैरेलल जो चल रही थी वो थी आपकी क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा यानी कि पहला चरण आपका उदारवादी नरमपंथी चरण था, दूसरा चरण था आपका उग्रवादी या फिर गर्मपंथी चरण था, तीसरा चरण तो जो था वो आपका गांधीवाद सत्याग्रह विचारधारा था। और इसी गांधीवाद या सत्याग्रही विचारधारा के साथ साथ आपकी क्रांतिकारी विचारधारा भी चल रही थी, ठीक है। नोट कर लीजिए।
अब चूंकि हमने आपको राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों चरण के बारे में बता दिया है, अब थोड़ा सा ध्यान कांग्रेस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि बिना कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन तो चल ही नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर जरूर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कांग्रेस की स्थापना से ही तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए कांग्रेस पर कांग्रेस की पृष्ठभूमि और कांग्रेस की जानकारी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए हेडिंग डालें आप लोग कांग्रेस की पृष्ठभूमि एवं उसकी जानकारी, यानी कि हेडिंग डालेंगे कांग्रेस की स्थापना एवं इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लें। ठीक है, तो कांग्रेस जो था, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है और कांग्रेस एक आपकी संस्था है। ठीक है, और जो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार विमर्श करने वाली संस्था या कोई विचार विमर्श करने वाली महासभा। तो कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है विचार विमर्श करने वाली सभा या विचार विमर्श करने वाली संस्था या महासभा। ठीक है, कांग्रेस की जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका विचार विमर्श करने वाली महासभा या विचार विमर्श करने वाली संस्था। ठीक है, और इसकी जो पहली जो सार्वजनिक घोषणा हुई थी वो 1885 में ही हुई थी, और जो लिखते भी चलते हैं साथ साथ में, सार्वजनिक जो घोषणा हुई थी वो थी आपकी 1885 में, और कहाँ हुई थी? एक 1878 से एक न्यूज़पेपर यानी साप्ताहिक न्यूज़पेपर 1878 से मद्रास से रिलीज होता था, एक प्रकाशित होता था ना, जिसका नाम था हिंदू। ठीक है, हिंदू समाचार पत्र मद्रास से जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो 1878 से रिलीज होता था। सर्वप्रथम 1885 में इसी में इसकी सार्वजनिक सूचना दी गई थी। ठीक है, तो सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक सूचना, आप सर्वप्रथम जानकारी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक जो घोषणा हुई थी या जानकारी मिली थी वो था साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू। ठीक है, और हिंदू जो था वो, अब हिंदू समाचार पत्र के बारे में भी थोड़ा लिख लो।
हिंदू समाचार पत्र जो था ये 1878 में मद्रास से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, हिंदू जो समाचार पत्र था वो 1878 से मद्रास से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी ये भी लिख लो। इसकी भाषा अंग्रेजी थी और यह 1889 में ये अब 1889 में ये जो समाचार पत्र था वो आपका डेली का हो गया था, यानी कि दैनिक समाचार पत्र बन गया था। ठीक है, तो हिंदू समाचार पत्र के बारे में आपको जानकारी मैं दे दी कि हिंदू समाचार पत्र जो था वो 1878 में मद्रास से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, और यह समाचार पत्र 1889 से दैनिक हो गया था। ठीक है, 1878 में साप्ताहिक था और 1889 से दैनिक समाचार पत्र बन गया था। और इसी समाचार पत्र में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना की जानकारी मिलती है 1885 में। ठीक है, अच्छा, इसकी डेट भी लिख लीजिए। जो समाचार पत्र था हिंदू में 5 दिसंबर 1885 को इसकी घोषणा करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें। पाँच दिसंबर 1885 में। ठीक है, 5 दिसंबर 1885 को इसकी सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक जानकारी मिली हिंदू समाचार पत्र से। ठीक है, अब कांग्रेस के नाम पर आते हैं। पहले इसका नाम जो था पहले इसका नाम इंडियन नेशनल संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर
दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई प्रश्न बनते हैं कि पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विचार विमर्श करने वाली संस्था। दूसरी है सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक जानकारी कहाँ से मिलती है, हिंदू समाचार पत्र से। और हिंदू समाचार पत्र से कब मिलती है, 5 दिसंबर 1885 में मिलती है। और ये हिंदू समाचार पत्र क्या था, हिंदू समाचार पत्र जो था वो 1878 में मद्रास से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, और इसकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी, यानी अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और यह समाचार पत्र जो था वो 1889 से दैनिक समाचार पत्र बन गया था। और इसमें सबसे पहले जो नाम कांग्रेस का था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया गया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी कि एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो रही इसकी पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी, 1885, है ना, यानी कि 5 दिसंबर 1885। ठीक है, और जो स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, भारत का वायसराय कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये चीज़ें भी तो जरूरी हैं जाननी। भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। ठीक है, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था आपका ग्लैडस्टोन। और जो प्रधानमंत्री था वो किस पार्टी से था, तो ये पार्टी थी आपकी
पार्टी थी आपकी लिबरल पार्टी। या उदारवादी पार्टी। ठीक है। और स्थापना की किसने, ये भी तो लिखना है। तो ये था आपका A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। और ये था क्या, ये था रिटायर ICS अधिकारी। तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी, रिटायर ICS अधिकारी था ये, है ना। और उस समय पर भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। ठीक है। और सरकार थी आपकी लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी थी। और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है, जो कि ICS रिटायर अधिकारी था। ठीक है। और क्योंकि एक प्रश्न ये भी आता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की। ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसकी जानकारी विलियम इसकी जानकारी विलियम बैडनबर्न से प्राप्त होती है। विलियम बैडनबर्न से प्राप्त होती है। अब सवाल उठता है, ये विलियम बैडनबर्न कौन था? तो यहाँ लिखेंगे विलियम बैडनबर्न। ये था आपका A.O. ह्यूम का मित्र था, और ये सहकर्मी भी था। ठीक है, A.O. ह्यूम का मित्र था और सहकर्मी था। और क्या था? और ये A.O. ह्यूम का जीवनीकार भी था। ठीक है, यानी कि A.O. ह्यूम का मित्र भी था, सहकर्मी भी था, और इसी ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। और यह जीवनी जो थी वो 1913
1913 में ह्यूम की जीवनी ठीक है, इसने 1913 में एओ ह्यूम की जीवनी प्रकाशित भी की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके कुछ तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ये कहा जाए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन, है ना। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था आपका ग्लैडस्टोन। और किस पार्टी से था? तो वो पार्टी थी आपकी लिबरल पार्टी या फिर उदारवादी पार्टी। और स्थापना किसने करी? तो स्थापना की बात करें तो स्थापना करी थी कांग्रेस की एओ ह्यूम ने। स्थापना एओ ह्यूम ने क्यों करी, इसकी जानकारी विलियम बैडनबर्न बताता है। विलियम बैडनबर्न कौन था? विलियम बैडनबर्न जो था वो एओ ह्यूम का सहकर्मी था, यानी कि वो भी एक आईसीएस अधिकारी था और इसी के साथ इसका मित्र भी था। और विलियम बैडनबर्न ने ही एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी, यानी जीवनीकार भी था। और 1913 में एओ ह्यूम की जीवनी इसने प्रकाशित भी करी थी। ठीक है, तो इतने तथ्य आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। आगे बात करेंगे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। विलियम बैडनबर्न जो था विलियम बैडनबर्न ने ह्यूम की जीवनी में लिखा कि लिटिन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा है। ह्यूम की जीवनी में लिखा लिटिन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा है। वो सॉरी, खड़ा है नहीं, खड़ा था। ठीक है, और ऐसा इसने क्यों लिखा था? ये बात ऐसा इसने इसलिए लिखा था कि 1877 के दौर में भारत के कई राज्य जो थे वो भुखमरी से, अकाल से और महामारी से पीड़ित थे। और कहीं कहीं पर तो स्थिति ऐसी थी कि लोग भूख से मर रहे थे, है ना। और जो जिंदा भी थे तो वो ये चारों तरफ घूम के ये सोच ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई मृत शरीर मिल जाए, उसमें से थोड़ा मांस निकाल के हम भून के या फिर जैसे चाहे अपनी भूख मिटा लें। तो इस स्थिति में कई राज्य थे भारत के। और उस समय 1877 के दौर में लिटिन जो था वो महारानी विक्टोरिया के सम्मान में भव्य दरबार का आयोजन कर रहा था। यानी कि एक तरफ भुखमरी और महामारी फैली हुई थी, दूसरी तरफ लिटिन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में भारत में आयोजन कर रहा था। और उसमें खूब महंगे महंगे व्यंजन और महंगी महंगी शराबों का इस्तेमाल हो रहा था। यानी कि जिस देश का पैसा जनता भूख से मर रही है और उस देश का पैसा, जनता का पैसा लिटिन जो है वो अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहा था। और वो महारानी के सम्मान में भी क्या सेलिब्रेशन था कि महारानी का राज्याभिषेक हो रहा था इंग्लैंड में उस समय पर, और 1877 के दौर में। और उस टाइम पर जहाँ जहाँ भी इंग्लैंड के उपनिवेश थे, भारत सहित हर देश में
उनका ही सेलिब्रेशन हो रहा था, और सेलिब्रेशन अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेशन करो, लेकिन जब ऐसी स्थिति आए कि महामारी फैली हो, लोग भूख से मर रहे हों, और तब सेलिब्रेशन अच्छा नहीं लगता है। तो इस कारण से जो लेटिन था, लेटिन भारत के लोगों की निगाह पर चढ़ गया था, यानी कि गुस्से का शिकार बनने वाला था। यानी भारत में आक्रोश फैल गया था इस बात पे कि हम भूख से मर रहे हैं, तुम मज़े कर रहे हो, वो भी मेरे ही पैसे से, है ना। तो इसलिए विलियम बेडनवर्थ ने लिखा कि जो लेटिन का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भारत जो था वो विस्फोट की कगार पर खड़ा था। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके। और लेटिन ने अपने शासनकाल में कुछ कार्य ऐसे किए थे जिससे जनता का हर वर्ग, यानी भारत की जनता का हर वर्ग उससे नाराज हो गया था। तो इसमें एक दो लाइन लिख लेते हैं। अब विलियम बेडनवर्थ ने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे कारण ये था कि 1877 में लिटिन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और क्यों आयोजन क्यों किया? महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। ठीक है, और इसी समय भारत में कई राज्यों में अकाल, सूखा और महामारी फैली हुई थी। ठीक है, पहला कारण तो इसका ये रहा कि 1877 में लिटिन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और क्यों किया? महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। और इसी समय भारत के कई राज्यों में अकाल, सूखा और महामारी फैली हुई थी। दूसरा कारण ये रहा कि लिटिन ने आईसीएस परीक्षा की आयु सीमा, आईसीएस परीक्षा की आयु सीमा जो थी वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ठीक है, तीसरा कारण था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया।
चौथा जो कारण था वो था आपका आर्म्स एक्ट का। ठीक है, तो विलियम बैडनबर्न ने इस इसलिए ये बात लिखी थी कि ह्यूम की जीवनी लिटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। इसका मतलब था कि भारत की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसके 3-4 कारण थे। एक सबसे पहला कारण तो यही था कि भारत के कई राज्यों में अकाल सूखा और महामारी फैली हुई थी, और जिसमें लिटिन जो था वो 1877 में इसने महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, यानी कि पैसे की बर्बादी करी। दूसरा, लिटिन ने क्या किया कि भारतीय जो थे वो ICS परीक्षा पास ना कर पाएँ, इसलिए कम से कम परीक्षा की आयु सीमा को घटा दिया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इससे युवाओं में असंतोष फैल गया, पूरी जनता में असंतोष तो फैला ही था। इसने जैसे ही आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, तो जितने भी जो युवा वर्ग था, युवा वर्ग में असंतोष फैला, वो नाराज हो गए। तीसरा इसने किया 1870 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, यानी कि कोई भी प्रेस में कोई भी सूचना अगर आपको निकालनी है तो वो सूचना की अनुमति पहले ब्रिटिश शासन से ली जाए। तो इससे ये विद्वान जितने भी भारतीय विद्वान थे और जो भी सोशल वर्कर थे और जो भी आपके समाज सुधारक थे, ये लोग नाराज हो गए। चौथा इन्होंने किया आर्म्स एक्ट लागू कर दिया। इससे आपका आम जनमानस में जो थोड़े से धनी लोग थे, धनिक वर्ग था, वो नाराज हो गया, क्योंकि तुम सुरक्षा दे नहीं सकते हो और हम आर्म्स रख नहीं सकते हैं, तो फिर हमारा तो लूटपाट होना ही है। तो इससे धनिक वर्ग भी नाराज हो गया। तो ये कई कारण थे जिससे देश की जनता जो थी लिटिन से बहुत बुरी तरीके से नाराज़ थी, और इसी नाराज़गी को भांपते हुए विलियम बैडनबर्न ने उसकी ह्यूम की जीवनी में ये बात लिखी कि लिटिन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, इससे आगे लिखवाएं। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिखेंगे, उपरोक्त कारणों से भारत की जनता, या ऐसे लिखें, उपरोक्त कारणों से भारतीयों में असंतोष था, और इसी असंतोष को कम करने के लिए A.O. ह्यूम ने भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए
एक मंच प्रदान किया रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक मंच प्रदान किया। तो ए.यू. ह्यूम जो था वो बहुत ही एक तेज अधिकारी था। वो भांप गया था कि 1857 का विद्रोह तो अंग्रेज झेल नहीं पाए थे और इस बार अगर फिर से विद्रोह हुआ तो भारत से इन लोगों को जाना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो इस चीज़ से बचने के लिए ए.यू. ह्यूम ने एक बीच का रास्ता निकाला और एक पार्टी बना के एक मंच प्रदान कर दिया भारतीयों को कि अपनी बात आप यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है। और एक अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, ए.यू. ह्यूम ने एक पत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लिखा और उसमें कहा गया कि बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, नहीं शक्तिशाली नहीं, सॉरी, बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है एक संगठन की। ये कथन आपसे ऐसे जैसा मैंने लिखा ऐसा ही एस्टेस पूछा जाता है कि किसने कहा था कि बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हों, अकेले शक्तिहीन ही होते हैं, आवश्यकता है एक संगठन की। ठीक है। तो ये कथन ए.यू. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के
विद्यार्थियों को लिखे पत्र में कही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लाला लाजपत राय ने क्या किया, एक सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा कपाट है। ठीक है, और सुरक्षा कपाट को ही सेफ्टी वाल्व कहा गया है। एक सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वाल्व है। ठीक है, और सेफ्टी वाल्व क्यों कहा? सेफ्टी वाल्व क्यों कहा? विलियम बैडनबर्न के कथन को आधार बनाकर। ठीक है, और विलियम बैडनबर्न ने क्या कहा था कि भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा है। उसी बात को आधार बनाकर इन्होंने लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा कपाट है, यानी कि सेफ्टी वाल्व है। कब कहा? 1916 में। कहाँ कहा? यंग इंडिया पत्रिका में। ठीक है, ठीक है। तो पूछा जाता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत यानी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे कांग्रेस के बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।